हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज दो वाक़यात हमारी नज़रों से गुज़रे और दोनों बड़े तशवीशनाक हैं। पहला वाक़या ज़िला गुजरात में पेश आया, जहां एक मस्जिद में एतकाफ़ के दौरान एक 15 साला बच्चे के साथ ज़्यादती की कोशिश की गई। अच्छी ख़बर यह है कि उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है, मगर जो उसके वालिदैन हैं बच्चे के, वो ये कह रहे हैं कि बरादरी उन पर दबाव डाल रही है कि सुलह कर ली जाए। बहुत तशवीशनाक वाक़या है। रमज़ान है, सब एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ऐसा वाक़या हो जाना। एक और वाक़या है जो लाहौर में हुआ, जहां एक 10 साला बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद जो मुलज़िम है उसने उस बच्चे को आग लगाकर जान से मार दिया और ये रंग देने की कोशिश की गई कि जैसे वो एक्सीडेंट है, मगर पुलिस ने इस केस को भी रिज़ॉल्व किया है। दोनों वाक़यात बहुत तशवीशनाक हैं और हमने देखा है हालिया दिनों में ख़ासे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं। ज़रार, मैं साहिल की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में कुछ 2850 के करीब ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के। और अब उसमें जो नया ट्रेंड है वो ये है कि उन बच्चों को जान से मार दिया जाता है अपना जुर्म छुपाने के लिए। और उन्होंने ये कहा है कि ये तादाद जो है ये ऐसा है कि हर दिन पाकिस्तान में 8 बच्चे जो हैं वो जिनसी ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। जी, अब काश इसके ऊपर कोई मैं थ्योरी पेश कर सकता। आई मीन, एक तो ये है कि शायद रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रही है इन केसेस की। एक जो हमने पैराडॉक्स देखा है हमेशा कि जितनी आप सख्त सज़ा रखें तो उसमें एक इंसेंटिव ये भी हो जाता है कि जैसे आपने अभी ज़िक्र किया कि कोई गवाह ना बचे। तो सिर्फ रेप का केस नहीं, अब रेप एंड मर्डर के केसेस हम देख रहे हैं और ये भी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से कोई नई बात नहीं है। एक और जो अच्छा, बहुत इस तरह की खबरें आती हैं, जब ये खबर आती है और फिर गिरफ्तारियां होती हैं तो कवरेज भी उसके साथ बहुत होती है। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि उन केसेस का बना क्या। मैं आपको दो मिसालें देना चाह रहा हूं। एक तो आपको याद है कि खैबर पख्तूनख्वा का केस था, जो एक साबिक शायद वर्ल्ड बैंक के भी मुलाजिम थे, बिल्कुल। जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वो एक सीरियल चाइल्ड रेपिस्ट था। अभी वो गिरफ्तार तो हुए हैं रावलपिंडी में उसके गिरफ़्तार हुए थे। बिल्कुल। रावलपिंडी में। जी, रावलपिंडी में, सही, खैबर पख्तूनख्वा नहीं था, रावलपिंडी। जी, तो उसके बाद उस केस का क्या हुआ, अभी हमें भी फ़ॉलो अप करने की ज़रूरत है। मगर आज हम जिस केस पर बात कर रहे हैं वो ये तशवीशनाक एक ख़बर आई थी गुज़िश्ता जुमे को कि आपको याद होगा 2017 में सरगोदा पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार किया था जिसने दर्जनों बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोज़ बना करके चाइल्ड पोर्नोग्राफिक रिंग को बेची थी। और इंटरनेशनल नेटवर्क था। पुलिस ने, यूके पुलिस ने गिरफ़्तारियाँ की थी, नॉर्वे की पुलिस ने गिरफ़्तारियाँ की थी, मगर जुमे को लाहौर हाई कोर्ट ने उस शख्स को बेल दे दी थी और रिहा करने का हुक्म दिया था, जिस पर ख़ासी सोशल मीडिया पर बात भी हुई। और उसके बाद वफाकी हुकूमत, वफाकी तहकीकाती इदारा FIA भी हरकत में आया। साइबर क्राइम जिन्होंने इस पूरे केस की तफ्तीश की थी वो वापस जा कर के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिले भी। उन्होंने इस्तदा की इसको दोबारा सुना जाए। आज वो केस दोबारा सुना गया है और उस मुलजिम की जो रिहाई की सज़ा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और कहा गया है कि उसको जेल में ही रखा जाएगा। याद रहे कि उसको 7 बरस कैद हुई थी। इस सारे जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक रिंग की जो तफ्तीश थी वो FIA साइबर क्राइम के एक यंग ऑफिसर हैं आसिफ इकबाल चौधरी, उन्होंने की थी और बड़ी तफसीली उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशंस की थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम मुबशर साहब। जी आसिफ, आप बताइए, आपने क्योंकि इस पूरे केस की तफ्तीश की थी, फिर ये फ़ैसला भी आया लाहौर हाई कोर्ट का कि उसको छोड़ दिया जाए, तो जाहिर है आपने क्योंकि तफ्तीश की थी, तो पहले तफसीलात बताइए कि उस तफ्तीश में क्या क्या आपने अनर्थ किया था। मुबशर साहब, पहली मैं थोड़ा-सा ये करना चाहूँगा कि जो बेल के ऑर्डर्स थे वो लाहौर हाई कोर्ट ने जी। नहीं किए थे। ओके। ये हमें इसकी तसहीह करना पड़ेगी पहले। हुआ ये था, मैं आपको बताता जी चलूँ जी। कि 2016 जो था, अक्टूबर 2016, नॉर्डिक पुलिस ने DG FIA को एक लेटर लिखा
जिसमें ये बताया कि नॉर्वेजियन पुलिस ने एक जैन लिंडस्टॉर्म नामी बंदा पकड़ा है और उसके पास से जी। कुछ क्लूज मिले हैं कि पाकिस्तान का एक बंदा है सादत अमीन, हम्म। उसके साथ उसका कांटेक्ट है और वो कुछ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से वो डाटा शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। उस पे इंक्वायरी लगी, इंक्वायरी लाहौर एफआईए साइबर क्राइम विंग को दी गई। हमने उसके ऊपर इंक्वायरी करने के बाद जिस दिन उस बंदे को उसको अरेस्ट किया हमने सरगोदा जाके, उसके पास से मटेरियल हमें इस तरह का मिला। मौके के ऊपर हमने उसका एनालिसिस किया, फिर उसका ये हुआ कि हमें अंदाजा यानी वो चीज़ क्लियर हो गई कि ये बंदा चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व्ड है, इसके पास वीडियोज़ और पिक्चर्स हैं, वो हमें मौके के ऊपर मिली। जी। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसमें ये चीज़ें सामने आई कि वो एक इंटरनेशनल जो है वो गैंग का हिस्सा है बंदा। नॉर्वे का एक जैन लिंडस्टॉर्म, इटली का था एक गिवानी बिटिटी, एक मैक सेंटर था, यूएस अमेरिका का एक एंड्रयू मूडी था जो इंग्लैंड का था, इसी तरह से मुख्तार था जो यूएई का था। इन लोगों के साथ ये कनेक्टेड था ऑन सोशल मीडिया। ओके। इंस्टाग्राम था, स्काइप था, व्हाट्सएप के ज़रिए ये उनके साथ कॉन्टैक्ट में था फुल टाइम। इसकी उनके साथ चैट निकली इसके मोबाइल्स के अंदर से जिसमें ये बच्चों की पिक्चर्स भी भेजता था और उनको कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके लिए ये कहता था कि मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। ऑल्दो ये चीज़ हुई नहीं कि इसने कोई बच्चा बेचा हो बट ये उनकी डीलिंग कर रहा था। वो इसका डाटा निकला, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट जब हमने हासिल की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उसमें 6,57,000 फाइल्स मिली इसके पास से, जो सीज्ड डिजिटल मीडिया था उसके अंदर इसके स्टोर्ड थी, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की फाइल्स थी, जिनमें वीडियोस भी थी, जिनमें पिक्चर्स भी थी। लोकल बच्चे भी उसके अंदर ये था कि 22-23 बच्चे, 24 ऐसे थे जो लोकल बच्चे थे जिनकी ये पिक्चर्स भेजता रहा। उनमें एक बच्चा, उसके बाप ने आइडेंटिफाई भी किया कि ये बच्चा मेरा है और ये उसकी ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर जो है इसने भेजी हुई थी उनको, वीडियो भी भेजी हुई थी। और बाकी ये था कि उन लोगों से ये पैसे भी लेता रहा है, यानी 40,000 अप्रॉक्सीमेटली 40,000 यूएस डॉलर्स जो थे वो इसको यूजिंग ये वेस्टर्न यूनियन के थ्रू इसको ट्रांसफर हुए थे जो इसके नाम पे आए थे। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। हमने इसका ट्रायल हुआ कोर्ट के अंदर और इसमें बड़ी अच्छी बात ये है, हमारे लोग जो है हमारे इदारों पे जो एतबार नहीं करते, जिनका एतमाद नहीं है, वो उनके लिए बताना मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जो जैन लिंडस्टॉर्म जो नॉर्वे के अंदर पकड़ा हुआ था, उसकी सज़ा बाद में हुई। जो हमने उनकी पॉइंटेशन पे 6 महीने, 5 महीने के बाद पकड़ा, हमारी अप्रैल देखें 11 अप्रैल 2017 को हमने इसको अरेस्ट किया। इसका रिमांड लिया, इसका केस कंप्लीट किया, ट्रायल इसका चला और अप्रैल 2018 में यानी विद इन अ ईयर इसका फैसला हो गया था और इसको ये 7 साल की मैक्सिमम सजा जो कानून में थी वो इसको जो है वो सुनाई गई थी। तो आसिफ, जब आपने अनर्थ किया, ये कैसे ऑपरेट कर रहा था? वो बच्चे कौन थे? किस तरह से ये यूज़ करता रहा? क्या पेरेंट्स को नहीं पता चला? कैसे हुआ ये सब कुछ? जी जैदी साहब, कुछ बच्चों के पेरेंट्स को पता था, कुछ बच्चों के पेरेंट्स को नहीं पता था कि ये उसके पास बच्चे जाते हैं। उसने वीडियो गेम्स रखी हुई थी, एक फ्लैट सा अपार्टमेंट सा इसने लिया हुआ था आबादी के अंदर, ऊपर का पोर्शन था, 2 रूम्स थे उसके, वहां पे ये वीडियो गेम्स खिलाता था बच्चों को और एक बच्चा आता था फिर उसको कहता था दूसरे को ले आओ, टॉफीज देनी उनको, उनको खाने पीने की चीजें देनी। जाहिर है बच्चे बेचारे जो 10, 12, 14 साल का बच्चा है वो इसके आ जाते थे। और जिन पेरेंट्स को पता था कि हमारे बच्चे इसके पास जाते हैं, कुछ पेरेंट्स ने अब ये समर फारूक था बच्चा जिसको मौके के ऊपर जब हमने रेड किया वो इसके साथ उस रूम में मौजूद था। वो जो बच्चा है उसके पेरेंट्स ने उसको बच्चे को इनके पास रखा हुआ था। 2000 पर वीक ये उसके पेरेंट्स को पे करता था। पेरेंट्स को ये पता था कि ये मेरा बच्चा जो है, हमारा जो बच्चा है, ये वीडियो गेम्स बनाने का हुनर सीख रहा है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख रहा है। उनको नहीं पता था कि ये बंदा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एक इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा है और ये इस काम के लिए यूज कर रहा है। और उसी बच्चे के छोटे भाई को बेचने की ये डील कर रहा था उसके साथ।
आसिफ साहब, एक सवाल आपसे ये है, बच्चे जो इसको कहते थे मंटो अंकल, अब एक जी हमने खबर ये भी पढ़ी थी कि क्योंकि जाहिर है अब जिस किस्म का ये केस है कि एफआईए को कम से कम इब्तिदाई स्टेजेस में एक बड़ा ये मसला पेश हुआ था कि कोई गवाह सामने आने के लिए तैयार नहीं था, और आप अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि क्यों नहीं तैयार थे। इसके अंदर बड़ा एक स्टिग्मा आ जाता है, फिर लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो बिल आखिर कितने विटनेसेस पेश कर सकी एफआईए इसके खिलाफ? जी, बिल्कुल ज़ैदी साहब, ये इतना बड़ा जरा मसला है। हम्म। अब सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने देखा कि किसी भी फेलियर ये है ना कि अगर एक बंदा एक क्राइम कर रहा है, वो पकड़ा भी गया है, बट वो हम उसको लॉजिकल एंड तक नहीं लेके जा सकते, तो लोग जी जो हैं वो इदारों के खिलाफ बातें करना शुरू सही कर बात देते है। हैं। यानी एफआईए के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, या हमारी ऑनरेबल जो जुडिशरी है, उनके खिलाफ बातें हमने भी सोशल मीडिया पे देखी हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मसला जो हमें हुआ, वो यही हुआ हम्म, कि आप यकीन करें कि लोगों को हम लोगों को ये यहाँ तक कन्विंस किया कि यार ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये हमारे जी बच्चे हैं। खुदा ना ख़ास्ता कल को ये दूसरों के बच्चों को भी जाके इस तरह से खराब करेगा, ये मुआशरे का नासूर है। आप प्लीज़ ये समझ लें, पाकिस्तानी होने के नाते आप इस मुल्क पे एहसान कर दें कि आप इसके खिलाफ जो आपने विटनेस, जो आप जिस चीज को आपने रियलाइज किया, जिसको देखा, आप वो हकीकत सिर्फ अदालत के सामने जाके बयान कर दें। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। सही। बड़ी मुश्किल तो लोगों को आसिफ राजी साहब, किया। समझ आई और फिर तीन आखिरकार जी तीन विटनेस थे मुबशर साहब, तीन विटनेस। दो बच्चे माइनर थे, एक 4 साल का बच्चा था जिसकी इसने तस्वीरें भेजी हुई थी, उस बच्चे का चचा हमारे पास विटनेस बना। एक अजीजुर ठीक रहमान लड़का था, उसका उसका वालिद हमारे पास विटनेस बना, वो भी माइनर बच्चा था। और एक ये समर जो मौके के ऊपर हमने पकड़ा, उसके घर वालों को, उसकी फैमिली, बड़े वो यही होता है। मतलब ये बड़ा मुश्किल से ये लोग आए, बल्कि जब ये आ गए, फिर इनको ये अदराक भी हो गया, एहसास भी हो गया कि हम लोगों ने ये अच्छा किया है कि हम लोग इसके बिल्कुल। खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये अच्छा बड़ा आसिफ मुश्किल साहब, होता है चाइल्ड। अच्छा। हाँ जी, 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 जी जी एक आसिफ एक साहब, मैं जरा 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 खुड़ो बोल रहा हूँ। बस एक जी। वो रिक्वेस्ट है कि मेरा ख्याल है कि शायद हम बच्चों का नाम ना लें ऑन एयर, क्योंकि आखिरकार वो हैं तो माइनर्स। एक और जो इसके साथ जुड़ता हुआ सवाल ये है कि जैसे आपने बयान किया कि ये एक बैनुल अक़वामी रिंग थी, और जाहिर है कि एफआईए को इसका पता लगा जब नॉर्वे की पुलिस ने इन्फॉर्म किया एज पर प्रोटोकॉल। अच्छा, अब हम ये भी देख रहे हैं, और इन चीजों पर मैंने बदकिस्मती से काफी रिसर्च की है इंटरनेशनल चाइल्ड पॉर्न रिंग्स पर। दहाइयों से ये बैनुल अक़वामी रिंग्स ऑपरेट कर रही हैं। मैं भी बात कर रहा हूँ यूरोप की, मैं बात कर रहा हूँ यूएस की, जिसमें मतलब हजारों मेंबर्स होते हैं, एलिट के भी होते हैं, टीचर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। और अक्सर हम देखते हैं कि जब इस तरह की एक इंटरनेशनल रिंग होती है तो इनको प्रोसिक्यूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खास तौर पर हम ये देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ तो बड़ी अच्छी इंटरेक्शन कर लेते हैं, लिंक्स कर लेते हैं, लेकिन शायद मुख्तलिफ ममालिक की पुलिस इतनी अच्छी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रख सकती। अब ये करेक्ट मी अगर मैं गलत बोल रहा हूं, ये इस तरह का पहला केस पाकिस्तान में डिटेक्ट किया गया जिसका लिंक था एक इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ। तो कोई ऐसी बॉडी या कोई परमानेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बॉडी है जो बाकी ममालिक की पुलिस के साथ इस तरह की इंटरनेशनल क्राइम्स पे कोऑपरेट करे, जैसे कि मुनशियात की स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर होता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब हम लोग ये कि मुल्क से बाहर जहाँ पे भी हम लोग वर्कशॉप्स के लिए जाते हैं या ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया में लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ जो हैं, कोशिश ये कर रहे हैं ये लोग कि हम आपस में इस तरह से कनेक्टेड हों कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिवली अपने आप को जी अपनी चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। जबकि हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम ये फ़ॉर्मेलिटीज़ में पड़ जाते हैं। उन बिल्कुल। फ़ॉर्मेलिटीज़ को कम से कम किया जाए, इस पे पूरी दुनिया का कंसेंसस है। पूरी दुनिया की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ अब ये सोचने पे मजबूर हो गई हैं और इसके लिए एसओपीज़ बना रही हैं कि हम कितना जल्दी से जल्दी एक-दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करें और उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाए।
अब इसमें सही। जिस तरह से नॉर्डिक पुलिस लाइजन ऑफिसर जो थे, उन्होंने डायरेक्ट हम्म। डीजीएफआईए को लिखा कि ये आपका पाकिस्तान के अंदर ये वो चीज है जो डिटेक्ट हुई। हमारे पास इंटरपोल का चैनल भी है, हम वो भी यूज करते हैं। वो एफआईए ही है इंटरपोल का जो अच्छा आसिफ, आसिफ सॉरी फोकल आपकी पॉइंट। बात काट रहे हैं, हमें यहाँ एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के साथ है तो हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफिक रिंग के पाकिस्तानी शख्स सादत अमीन के बारे में, जिनकी आज लाहौर हाई कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी है। उनको 7 साल कैद की सज़ा हुई थी। हमारे साथ एफआईए साइबर क्राइम के असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ इकबाल, जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की, वो हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, ये बताइए, दौरान तफ्तीश जब आपने इस शख्स को पकड़ा तो क्या इसमें किसी भी किस्म की आपको कुछ शर्मिंदगी, कोई रिमोर्स नज़र आया? क्या क्या इसका कहना था? जी, ऑन स्पॉट जब हमने इसको पकड़ा तो इसने सबसे पहले ये कहा कि मुझे कैंसर है, मैं पेशेंट हूँ। इसको कोई स्किन का वाक़ई कोई बड़ा सीरियस सा मसला था, वो ओह! पता भी चल रहा था। बट इसने हमें डराने की कोशिश की कि मतलब मुझे कैंसर है और मैंने मर जाना है और आप लोगों के ज़िम्मे लगना है, मैं मीडिया पे आऊँगा तो मैं आप मतलब इसने पूरी अपना वो जो हमारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था, वो हमारी बजाय इसने हमारा करना शुरू कर दिया। तेज़ आदमी है। हुँ, हुँ। और दूसरा फिर उसके बाद ये है कि शर्मिंदगी वाली तो जब तक ये हमारे पास मुबशिर साहब 14 दिन का कंप्लीट रिमांड इसका दिया हमें जी, कोर्ट्स जी। ने। 14 दिन हमारे पास रहा, हमने इस बंदे के चेहरे पे शर्म नहीं देखी। कोई थोड़ा-सा एहसास होता है, इसको एहसास दिलाने की भी हमने कोशिश की कि बंदे ने पैसे कमाने और तरह से भी कमा सकता है, बट ये कोई काम नहीं है करने वाला। इस बंदे को ना तब था और उसके बाद जब हम लोग गए, हमारा ट्रायल शुरू हुआ, अदालतों में जाना इससे मतलब आमना-सामना होता था, तो ये बिल्कुल शर्मिंदा होने की बजाय इसके चेहरे पे ये होता था कि जिस तरह वो किसी पे बंदा हँस रहा होता है कि मैंने तो कल छूट ही जाना है, आप मेरा क्या कर लोगे? ये बॉडी लैंग्वेज इसकी इस तरह की होती थी। वो तो और ड्यूरिंग ट्रायल आप ये देखें कि ड्यूरिंग ट्रायल इसने मेरे से 3-4 क्वेश्चन्स किए, वो इसका राइट था, वो इसका हक था। बट ये था कि जो बंदा परेशान होता है या गिल्ट फील कर रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और तरह की होती है। हमने एंड तक इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, वो अग्रेसिव भी देखी और सैटिस्फाइड देखी है। अच्छा आसिफ, इसके जो वकील हैं उन्होंने ये प्ली ली थी कि जनाब ये साढ़े ढाई 3 साल तो ये गुजार ही चुका है, तो इसको बेल दे दी जाए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में इस तरह के हीनियस क्राइम्स की सज़ा मैंने नहीं देखा कि किसी को 20-25 साल से कम की सज़ा हुई हो। ये हमारे कानून में इतने सीरियस क्राइम की सज़ा सिर्फ 7 साल है और मैक्सिमम सज़ा है, यानी लीनियंट भी हो सकती है, और हमने देखा लोग 6-6 महीने के बाद भी छुट जाते हैं। तो इस सिलसिले में जो कानून साजी है, एफआईए अब साइबर क्राइम ज़ाहिर है बहुत कुछ कर रहा है। आप लोग फेसबुक पे जो गलत तस्वीरें लगा रहे हैं उनको भी पकड़ रहे हैं, और जो ब्लैकमेल करते हैं उनको भी पकड़ रहे हैं, मगर सज़ाएं जो दी जाती हैं वो कानून इतना लीनियंट क्यों है? मुबशिर साहब बिल्कुल अमेरिकन लॉ है, 1990 में वो से अप्लाई कर रहे हैं उसको, उसके उसमें 14 साल की सज़ा है। ब्रिटिश लॉ में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। पाकिस्तान के अंदर इसकी 7 साल की मैक्सिमम सज़ा थी। अब आप ये देखिए कि केस इतना अच्छा बिल्ड हुआ कि इसकी मैक्सिमम सज़ा सुनाई गई और जो अपेलेट कोर्ट था, वहाँ से इसकी रिजेक्ट हुई, अब हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई। इसका मतलब है कि आप मेहनत करके आप केस को बिल्ड करते हो बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट, और इस लेवल का जो सीरियस क्राइम है, बट मतलब हम भी समझते हैं कि इसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए। अब एक चीज का मुझे थोड़ा सा वो है कि देखें, 2 साल से ज्यादा उसको हो गए हैं, वो बिहाइंड द बार्स है। हमारा कानून इस चीज की इजाजत देता है कि एक स्टैट्यूटरी ग्राउंड होता है जिसमें डिफाइन किया होता है कि अगर किसी बंदे की जो अपील होती है सजा के खिलाफ, उसका विद इन 6 मंथ्स उसका कोई रिजल्ट ना आए, उसकी उस पे फैसला ना हो, तो उस बंदे को अगर 2 साल से ज्यादा उसको बिहाइंड द बार्स हो गए हैं और वो मर्डर और इस तरह का जो है टेररिज्म जैसा ऑफेंस उसने नहीं किया,
तो फिर ये है कि वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे वो बाहर आ सकता है। अगर कोर्ट्स इस पे फैसला कर भी देती हैं, पहली चीज तो ये है कि अदालतों ने कोई फैसला ऐसा नहीं किया। लोगों ने सोशल मीडिया पे कोर्ट्स के खिलाफ और इदारों के खिलाफ बात करना शुरू कर दी। उसकी वजह ये है कि लोगों को समझाना, कैसे बंदा समझा सकता है कि भाई जो चीज कानून में लिखी हुई है कोर्ट्स ने उसी के मुताबिक फैसले करने हैं, कोई नया कानून अदालतों ने नहीं बना छोड़ना, सही ना आसिफ एफआईए ने आसिफ बना आसिफ छोड़ना है। बिल्कुल, ये तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। और जैसे आप कह रहे हैं ये तो दहशतगर्दी और कत्ल केस बिल्कुल उसी के पैरेलल इतना हीनियस क्राइम है जो हमारे बच्चों के साथ वो होता है। तो इस पे भी बात करेंगे, इस वक्त एक वक्फा लेना है। वेलकम बैक। पिछले साल सरगोधा में सादत अमीन नाम का एक शख्स गिरफ्तार होता है और फिर पता लगता है कि ये पहली ऐसी गिरफ्तारी है पाकिस्तान में जो एक इंटरनेशनल चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिंग का हिस्सा था। इसी मौजू पर हम बात कर रहे हैं आज आसिफ इकबाल साहब के साथ, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम एफआईए के। अब आसिफ साहब, अभी हम यही बात कर रहे थे कि ये बहुत एक अफसोसनाक बात है कि हालांकि इतना संगीन ये जुर्म है, इसमें मैक्सिमम सजा सिर्फ 7 साल की ही मिल सकती है। अब यकीनन आपने अपना काम किया, अब मेरा ख्याल अब वक्त है कि पार्लियामान भी अपना साबुन थोड़ा सा तेज करे, क्योंकि ज़ैनब अलर्ट बिल को पास करते करते सालों साल गुजर गए और अभी भी वो सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में लागू है। और क्योंकि ये मसला यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये मसला यहाँ से बढ़ेगा, तो पार्लियामेंट को तो अभी मेरे ख्याल की जरूरत है कि इस पर कानून साजी की जाए। अब मैं जरा बात करना चाह रहा हूं, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफर्स की जो कैपेबिलिटी होती है और एफआईए साइबर क्राइम की जो कैपेबिलिटी होती है, जो हमने देखा है बैनुल अक़वामी केसेस में, क्योंकि कभी कभी जो ये ऐसा काम करते हैं वो बहुत तालीम याफ्ता होते हैं, कंप्यूटर साइंस के भी एक्सपर्ट होते हैं, और उनकी जो फाइल्स पर जो इंक्रिप्शन होती है, जो सिक्योरिटी होती है, वो शायद एफपीआई भी नहीं ब्रेक कर सकी। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है। तो ये जो सादत अमीन से जो आपने रिकवर की थी वीडियोस, ये इनक्रिप्टेड थे, लॉक्ड थे, या खुलेआम थे, ओपन टू? जी, जो हमने इसके पास से जो डिवाइसेस रिकवर की थी, उनमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा नहीं था। जनरली जैसे सेव करके रखते हैं वैसे ही पड़ा हुआ था। इसके कुछ मोबाइल और इसका ऐप वो था, टैबलेट था, उनके पासवर्ड्स लगे हुए थे। वो ज़ाहिर है ड्यूरिंग रिमांड हमने उससे ले लिए थे। तो डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं था, प्लेन फॉर्म में पड़ा हुआ था, तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ा लिखे तो डेफिनिटली जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उसमें एक अच्छी खासी परसेंटेज ऐसी होती है जो अच्छे लेवल के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स या कंप्यूटर लिटरेट होते हैं। तो हमारे लिए फ़ायदा ये है कि हमारे साइबर क्राइम विंग में जितने भी ऑफिसर्स काम करते हैं, वो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के। हमने एमएससी कंप्यूटर साइंस सब लोगों ने किया हुआ है, जो कम से कम पढ़ा हुआ है, या बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। अभी हमने 400 लोग नए एफआईए ने हायर किए हैं। वो इवन हमारे कांस्टेबल्स, हमारे एएसआई, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स भी वो कंप्यूटर साइंस के या टेलीकॉम के या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अब अभी भी जाहिर है कि क्योंकि अब देखें, जैसे अब ये एक बंदा गिरफ्तार हुआ है, अब अगर हम अंदाजा लगाएं ये अकेला तो नहीं होगा, ऐसे भी और लोग होंगे पाकिस्तान में, और जो जिन्होंने ये देखा होगा कि ये कैसे पकड़ा गया है, तो फिर उन्होंने अपनी थोड़ी सी तरीकेकार को भी चेंज किया होगा। इस दफा तो फाइल्स इंक्रिप्टेड नहीं है, अगली दफा शायद हो सकती है। तो अभी कितनी कैपेबिलिटी की जरूरत है एफआईए साइबर क्राइम को कि आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा बंदा मिले जिसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है तो उसको ब्रेक किया जाए? जी बिल्कुल, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर्स हैं, बल्कि इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसको कहते हैं, एक टिपिकल इसका नाम होता है कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। जो कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर जो पूरी दुनिया में
जो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर हैं, जो सिर्फ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज यूज कर सकती हैं। पाकिस्तान के हमारे एफआईए के पास वो वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। तो टेक्निकल लोग हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी, टेक्निकल रिसोर्सेज जो हैं वो लाइसेंस्ड हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, फोरेंसिक के और बाकी ये जितने भी टूल्स हैं। और बाकी ये है कि साथ उनको हम अपग्रेड भी करते रहते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ क्वांटिटी में कोई चीजें हमारे पास कम होती हैं, क्योंकि ये फ्लड आया हुआ है साइबर क्राइम का पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा, ये मल्टीप्लाई कर रही हैं एप्लीकेशंस हर साल। तो यानी उनकी आप कह लें कि क्वांटिटी कम हो सकती है, बट उनकी ऑथेंटिसिटी और उनकी उस कैपेबिलिटी में कोई यानी पूरी दुनिया में हम उनको compete कर सकते हैं। पहले हम सोचते थे कि पता नहीं दुनिया क्या कर रही है साइबर क्राइम पे। जैसे मैंने पहले बात की कि जब से हम इंटरनेशनली बाहर जाना शुरू हुए, वहां पे 8-10 मुमालिक के लोग होते हैं जिनके साथ हम वर्क स्टैंड करते हैं, जहां पे हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो हमें ये अंदाजा हुआ है कि जिन हालात में और जिन फैसिलिटीज के साथ हम काम कर रहे हैं, ये दुनिया में इन फैसिलिटीज के साथ या इन वसाइल के साथ, वो अच्छे वसाइल के साथ इतना भी काम नहीं कर रहे जितना हम कर रहे हैं। तो ये इस चीज का हमें अंदाजा हो गया, उससे कॉन्फिडेंस भी आया और हमें पता भी चला कि एफआईए साइबर क्राइम किस लेवल पे काम कर रहा है पाकिस्तान में। थैंक यू आसिफ, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मैं एक ह्यूमन साइड की तरफ भी जाना चाहता हूँ कि ये जो विक्टिम्स हैं इस केस में, खुसूसन जो बच्चे हैं, उनके ट्रॉमा काउंसलिंग के लिए मसाइल होते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तो एफआईए, ज़ाहिर है जब आपने केस बस्ट किया, अरेस्ट की, तो जो विटनेसेस वगैरह, कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन आपने की है कि बच्चे जो इस चीज़ का शिकार होते हैं उनकी बाद में काउंसलिंग या उनकी जो ट्रॉमा को ख़त्म करने के लिए कोई एक मरबूत एफर्ट की जाए? ये बहुत ज़रूरी है मुबशिर भाई। ये बिल्कुल जो हमारे विक्टिम्स होते हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि जो ख़वातीन हमारे पास आती हैं कंप्लेंट्स लेके, ब्लैकमेल होके, कोई 6 महीने से हो रही है, कोई 1 साल से हो रही है, तो हमने ये देखा है कि वो साइकोलॉजिकली जैसे डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। यहाँ तक यानी वो ख़वातीन और बच्चे जो भी इसका विक्टिम होता है। एफआईए साइबर क्राइम में अभी जो लास्ट ईयर हमारा ये अभी फेज 3 आया है साइबर क्राइम का, इसमें हमारे ये साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो हायर कर लिए हैं एफआईए के, यानी हमारे कोलीग्स हैं साइकोलॉजिस्ट। हर स्टेशन के लिए एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो एफआईए के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो अपॉइंट कर लिए हुई हैं। और हमने कोशिश की है कि ज्यादा जगह पे हमारे जो सीनियर्स थे, जो इंटरव्यू पैनल का हिस्सा थे या जो पॉलिसी मेकर्स थे, आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट इंटरव्यू पैनल जिन्होंने हायरिंग की। तो ये था कि ज्यादा खवातीन को जो है वो आई हैं साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अप्लाई किया था, और ज्यादा खवातीन ही सिलेक्ट हुई हैं उसमें। तो एफआईए के पास अब ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी है कि हम विक्टिम्स को अपने पास कहीं पे रेफर करने की बजाय जो हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मेल्स और फीमेल्स, वो ही उनको वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, और मेरे ख्याल में बहुत गुफ्तगू हुई है। ये बहुत ही मेरिट करता है कि बहुत ज़्यादा इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए। तो आसिफ, हम उम्मीद ये करते हैं कि आइंदा भी हम आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि साइबर क्राइम इस वक्त पाकिस्तान में जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़रूरत है इस पे बात करने की। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।